ठीक है मैम। चलो स्टार्ट तक है, लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर जो है हम पढ़ेंगे कि भाई जो हम डेटा जमा करते हैं अपने थीसिस के लिए या रिसर्च के लिए, जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस किस तरीके से हो सकता है। तो अभी आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर। तो डेटा जो है हमारे पास वो दो किस्म का डेटा होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। Primary data are those which are collected afresh and for the first time and thus happen to be original in character and known as the primary data. Primary data वो कहलाता है जो कि फर्स्ट टाइम, पहली दफा जो कलेक्ट किया जा रहा है, फ्रेश हो बिल्कुल, यानी कि उसी वक्त हमने इंटरव्यूज लिए लोगों से, उसी वक्त उनका ओपिनियन लिया और हमारे पास जो डेटा आएगा वो फर्स्ट हैंड डेटा होगा और वही प्राइमरी डेटा हमारा कहलाएगा। और सेकेंडरी डेटा ये होगा कि जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी गवर्नमेंटल जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो। अब ये सेकेंडरी डेटा होता है जो सेकंड हैंड हमें मिलता है, यानी फर्स्ट हैंड किसी और के पास है फिर हमने उससे लिया। Are those which have been collected by someone else and which have already been passed through a statistical process are known as secondary data. अब सेकेंडरी डेटा हमारे पास होता है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेटा होते हैं, हम कहते हैं कि भाई कोर्ट के पास ये डेटा है कि इतने केस आए, इतने रजिस्टर्ड हुए, उसमें से इतने कन्विक्शन हुई तुम्हें। तो ये सारा डेटा जो है जब हम शो करेंगे, ये हमारे पास इसकी जो सोर्स होगी वो क्या होगी, वो हाई कोर्ट होगी या फिर हमारे पास लोअर कोर्ट होगी। तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा। लेकिन अगर हम खुद जाते हैं और जाकर कोर्टों से मालूम करते हैं कि जनाब क्या पोजीशन है वहां पर, तो वो जो होगा वो सेकेंडरी डेटा हमारे पास नहीं होगा बल्कि प्राइमरी, जो हम खुद कलेक्ट करेंगे। अच्छा, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। There are several methods of collecting primary data, particularly in survey and description research. सर्वे और डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है, जिसे हम जो क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती है और उसमें सर्वेस वगैरह किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, in descriptive type we obtain primary data either through observation or through direct communication with the respondents in one form or another form through personal interviews. उसमें जो है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डेटा होता है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि लोगों के साथ या तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, खुद जाकर के उस फेनोमेना को अपनी ऑब्जर्वेशन लिख रहे होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि रेस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनसे पूछते हैं जाकर। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से? ऑब्जर्वेशन मेथड है सबसे पहले। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है कि मिसाल के तौर पर आप रोजाना डेली क्या करें कि जाकर कोर्ट के अंदर रोजाना जो है वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स है उनको ऑब्जर्व करें और फिर आप मुसलसल कई दिनों तक ये अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और डिफरेंट कोर्ट्स में जाकर ऑब्जर्व करें। तो वहां पर जो प्रैक्टिस चल रही है आप देखें अपनी आंखों से और उसको आप रोज डेली का डेली नोट करते जाएं। आखिर में अगर आप अपनी उन ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे कि मैंने फला दिन ये बातें देखी, ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। Observation method is a method under which data from the field is collected with the help of observation by the observer or by personally being to the field. Advantages क्या हैं इसके कि ये सब्जेक्टिव बायस एलिमिनेटेड, उसमें क्या हो गया, बायसनेस जो होती है वो कम होती है। आप जाते हैं उसके अंदर, खुद देखते हैं अपनी आंखों से और जो आपको नजर आता है वो आप लिखते हैं उसमें, या किसी एक ऑब्जर्वर को आप फिक्स कर देते हैं कि आप फला जगह ऑब्जर्व करें, मैं फला जगह ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और उसके अंदर रिसर्चर गेट्स करंट इंफॉर्मेशन, उसमें हमें जो है वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जब डेटा कलेक्ट होता है वो बिल्कुल जो है वो रिसेंट होता है, करंट होता है, कोई पुराना सुराना नहीं होता, उसके अंदर किसी किस्म का जो है वो मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होती। और इंडिपेंडेंट टू रिस्पॉन्स वेरिएबल, और जो वेरिएबल्स अपनी अपनी जगह परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑब्वियसली। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये सबसे महंगा है, महंगा तरीन मेथड है। इसमें आपको खुद जाना है, खुद सारी चीजें करनी है, टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली। आपकी एक ऑब्जर्वेशन से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी पड़ेगी और कई दिन भी लग सकते हैं। और लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जितनी आप अप्रोच कर पाएंगे, जितनी हासिल कर पाएंगे, सिर्फ वही आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा ये कि अनफॉरसीन फैक्टर्स में इंटरफेयर विद ऑब्जर्वेशनल
टास्क, यानी जो चीज, जो फैक्टर्स आपको नजर भी नहीं आ रहे, जो आप नहीं देख पा रहे, वो आपसे जो है वो जो आपका टास्क है उसको अफेक्ट करेंगे, और उसके अलावा ये कि वो आप नोट नहीं कर पाएंगे। रेस्पोंडेंट्स ओपिनियन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। अब उसके अंदर क्या है कि जब आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें आप रेस्पोंडेंट्स का जो है ओपिनियन किसी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं लेंगे, बल्कि आपकी अपनी जो है वो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन ज्यादा से ज्यादा जो है शामिल हो। ऑब्जर्वेशन की भी किस्में हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है, व्हेन ऑब्जर्वेशन इज डन बाय कैरेक्टराइजिंग स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट बी ऑब्जर्व्ड, सिलेक्शन ऑफ pertinent data of observation, then it is structured observation। यानी ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर वो कहलाएगी जिसके अंदर आपने मिसाल के तौर पर या तो आपने अपने पास एक जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोफार्मा बना लिया कि आप देखेंगे कितने लोग आए, कितने गए, उसमें से कितने लोगों के जो है वो केसेस एडजर्न हुए, कितने केसेस प्रोसीड हुए, उसमें आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। या फिर आपने एक स्टैंडर्डाइज किस्म का जो है एक कैमरा लगा रखा है, उसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। या फिर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है आपकी वो बाकायदा जो है किसी एक उसमें मौजूद है, स्ट्रक्चर और प्रोफार्मा के अंदर मौजूद है। अच्छा, और वो कहलाएगी आपकी स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन ऑब्जर्वेशन इज डन विदाउट एनी थॉट बिफोर ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन इट इज अनस्ट्रक्चर्ड। यानी जब आपने कोई उसका स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बनाया, कोई उसकी आपने फॉर्मेशन नहीं की, कोई प्रोफार्मा नहीं बनाया, आप गए और बस आपने रैंडमली देखना शुरू कर दिया क्या चल रहा है क्या नहीं, ये आपकी अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आ जाती है, पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। व्हेन ऑब्जर्वर इज मेंबर ऑफ द ग्रुप व्हिच he is observing, then it is participant observation. In participant observation, researcher can record natural behavior of group. Researcher can verify the truth of the statement given by the information in the context of questionnaire. Difficult to collect information can obtain through this method, but in this researcher may lose the objectivity of the research due to emotional feelings. Probe of control in observation is not solved। यानी जो आपके पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी उसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे और साथ मिलके काम कर रहे होंगे, और उसके साथ जो है ना दूसरे लोगों की भी शिरकत होगी, यानी एक सिंगल बंदा नहीं कर रहा होगा। ऑब्जर्वर जो है वो एक बंदा नहीं होगा बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे। और उसके अलावा ये कि उसमें जो फायदे की बात है वो ये है कि उसमें लोगों का जो बिहेवियर है, रिसर्चर जो है वो उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है, जो उसके ग्रुप के अंदर जो लोग शामिल हैं, और जो ट्रूथ है, जो उन स्टेटमेंट उसको मिल रही है वो उसको जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकता है, सारी चीजें उसको जो अवेलेबल होंगी, एक से ज्यादा लोग होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है। अच्छा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये होगा कि व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग पीपल विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू देम, देन इट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक तो हो गई जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट के अंदर आपने एक से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया, उनको बताया और उसके बाद में उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, अभी हमारी मीटिंग में ना थोड़ा टाइम बाकी है तो अटेंडेंस ले लें अपना, आप अटेंडेंस लें, ये अपनी जो है मीटिंग किसी भी क्लास खत्म हो जाएगी। चलें अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, controlled and uncontrolled observation. When the observation takes place in natural conditions, uncontrolled observation, it is done to get spontaneous picture of life and person. जैसा कि अगर जंगल में चले जाते हैं जो होते हैं zoologist वगैरह, और वहां पर जा करके अपने कैमरास लगाते हैं और नेचुरल लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई जो है, अब्दुल मालिक आप लकीरें लगाना बंद कर दीजिए प्लीज, आप मुसलसल जो है वो उसके ऊपर लकीरें लगा रहे हैं प्रेजेंटेशन पे। अच्छा, अब जब कभी भी आप नेचुरल कंडीशंस के अंदर नेचुरली लोगों की जो लाइफ है या जो उनका बिहेवियर उनको बताए बगैर खामोशी से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपने कैमरास वगैरह लगा देते हैं या पिक्चर्स लेते हैं,
तो ये आपकी अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। या फिर ऐसा होता है कि when observation take place according to the definite pre-arranged plans with experimental procedure then it is controlled observation। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप जाते हैं जज साहब को बताते हैं कि सर मैं मुझे ये काम है, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे रिकॉर्ड करनी है। अब आपके पास जो भी केस आएगा आप उसको डील करेंगे तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। अब ये हो गई कंट्रोल्ड, आपने उसको बता दिया जाके, अब वो बंदा प्री कॉन्शियस भी हो गया, उसको पता भी लग गया कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तरीके से बिहेव करेगा। और इसके अलावा कंडीशंस भी कंट्रोल में रहेंगी, कोर्ट में ज्यादा रश नहीं होगा, लोग बड़े डिसिप्लिन होंगे। अच्छा, अनकंट्रोल्ड और नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि आप खामोशी से कैमरा लेकर जाएं, खुफिया कैमरे को अपने लगा दें और जज जो भी प्रोसीडिंग कर रहा है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इस बात का पता ना तो क्लाइंट को है, ना वहाँ के किसी स्टाफ मेंबर को है, और ना ही जज साहब को, किसी को भी नहीं पता। तो ये आपकी अनकंट्रोल्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है। जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है, जैसा कि जंगल जैसा माहौल बना के या वो बना करके जो की जाती है, वो होती है जैसे एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है, फिर उनके बिहेवियर और उनके काम को उसके जो है वो जो उनकी रूटीन है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहलाती है। इंटरव्यू मेथड, अभी हम ऑब्जर्वेशन मेथड पे अब दूसरे मेथड पे आ गए, इंटरव्यू मेथड। अच्छा सुम्बुल, आप अगर कुछ पूछना चाहती है तो हम इंशाल्लाह ताला जब रिसर्च की नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें आप पूछ लीजिएगा, अभी थोड़ा हमें ये टॉपिक कंप्लीट अभी हुआ नहीं है अपना, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन और ओरल वर्बल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन टर्म ऑफ ओरल वर्बल रिस्पांस। अब इसके अंदर जो इंटरव्यू मेथड होता है, आपको पता है कि एक बंदा जाता है फिर सबसे क्वेश्चन बताता जाता है, वो आपको या तो वर्बली आपको बता रहे हैं, यानी आपको जो है वो जो आंसर है उनका मिलता जा रहा होता है। इंटरव्यू मेथड क्या है? दिस इज द ओरल वर्बल कम्युनिकेशन वेयर द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन व्हिच आर लिमिटेड which are aimed to get information required for study to respondent. There are different types of interviews. अब इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हो गया पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन जनरली इन फेस टू फेस कांटेक्ट टू द अदर पर्सन और पर्सन। टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू में भी टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इसमें प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डेड इंटरव्यूअर follow the rigid procedure. Time required for such interview is less than non-structured manner interview. Not necessary of skill or specific knowledge. Analysis of data becomes easier. इसमें क्या स्ट्रक्चर्ड होगा तो उसमें आपने प्रोफार्मा बनाया होगा, उसमें क्वेश्चन वगैरह आपने लिखे हुए होंगे, और उसके अलावा जो है वो आप मखसूस किसी शख्स के पास जो कि उससे रिलेटेड होगा आपके टॉपिक से, उससे जाके मखसूस सवालात करेंगे, और उसके अंदर जो है टाइम लिमिट होगी आपकी, जिसमें ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, तो उसका आपको जो है वो आखिर में उस डेटा को एनालाइज करना बहुत आसान होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये है कि आपने कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं लिखे और आप जाकर के बैठ गए और वहां पर आपने जो है वो क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, जबकि आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपने कोई जो है वो प्लान करके आप नहीं गए, और ना ही उस सामने वाले बंदे को आपने बताया कि आप उसका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। अब आपको जो मिलेगा डेटा उसके अंदर वो बिल्कुल रफ होगा, और उसको जो है उसको एनालिसिस उसका करना बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो कंडीशंस हैं, no predetermined questions, no standardized techniques, interviewers has freedom to ask, omit and add questions, ask question without following sequence, deep knowledge and skill is required. Analysis of data is difficult, prescribed manner. अब उसके अंदर बहुत मुश्किल होगा उसको एनालिसिस करना और उसको फिर स्ट्रक्चर में लेके आना। उसके मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं इसके? इंफॉर्मेशन एट ग्रेटर डेप्थ, उसमें आप ज्यादा जो है जहां सवाल के साथ सवाल कनेक्ट करते जाएंगे और पूछते जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ
रीस्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होगी कि आप अपने मर्जी के सवाल उसमें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। और नॉन रेस्पॉन्स जनरली लो, यानी कि सामने वाले का रेस्पॉन्स ना करना जो है वो आगे से ये बिल्कुल कम है। ज्यादातर लोग अगर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं पर्सनली तो उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और अच्छी तरह से इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यूअर कैन कलेक्ट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्पोंडेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट व्हिच हैव वैल्यू इन द इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। अब आप जिस बंदे का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी अगर आप चाहें तो क्योंकि आप खुद पर्सनली वहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से मालूम कर सकते हैं और उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और वहाँ किस माहौल में वो काम कर रहा है, कहाँ मौजूद है, वो भी आपको सारा पता चल सकता है। तो आपको पता चलेगा कि उस बंदे का जो ये बिहेवियर है या ये जो उसने जो उसका एक्सपीरियंस बताया उसकी क्या वजह है और क्यों उसका इस तरह का एक्सपीरियंस है। अच्छा, डीमेरिट इसके ये है कि ये एक्सपेंसिव है, खुद जाना पड़ेगा जाके फील्ड में इंटरव्यू करने के लिए और वहां पर रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। काफी सारे लोग जब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्वेश्चंस के जो आंसर उनको मिलते हैं वो लिख नहीं पा रहे होते प्रॉपरली, तो उसके लिए वो अपने पास एक रिकॉर्डर रखते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद जो है रेस्पोंडेंट मे गिव बायस इंफॉर्मेशन, यानी सामने वाला आपको जो है वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। Some executive peoples are not approachable to, so data collected may be inadequate। यानी आपको अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा या जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे लोग मौजूद हैं जो जिनके पास असल में इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो बंदा तो आपको अप्रोच करना ही बहुत मुश्किल होगा। अगर वहां पर आपको अप्रोच आप कर पाते हैं तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इनएडिक्वेट, यानी हो सकता है कि उसके अंदर अपनी मर्जी की वो बंदा इंफॉर्मेशन बताए और कुछ आपसे हाइड भी कर ले। So takes more time when samples are more। जब ज्यादा लोग होंगे तो लोग जाहिर बात है हर किसी को अपने इंडिविजुअल जाके इंटरव्यू करना है और उसके अंदर जो है वो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर में अकर्ड, बिल्कुल उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं। आपका सिस्टमेटिक एरर का मतलब ये कि आपका स्ट्रक्चर्ड है नहीं है, आपने बनाया क्वेश्चन आज क्या है, उसमें आप फील्ड में जाकर के प्रॉपरली आप नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि सुपरवाइजर हैज टू डू कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग द फील्ड स्टाफ। यानी जो लोग जाएंगे वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, तो ये सुपरवाइजर को बड़ा डिफिकल्ट होगा कि वो उनको बताए किस तरह करना है, क्या करना है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा आगे से। टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी लिए जा सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली नहीं जा सकते हो तो आपके कॉल करके भी किसी से ले सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कम टाइम रह गया है, सच्चा तो आपने ले ली है अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस आपने ले ली? यार 2 से तेरी मेरी बोर्ड के अंदर चली गई। हमारा सीआर सो रहे हैं। सीआर सो गया क्या है भाई? ये कायनात आप क्या कर रही हैं बेटा? ये क्या एरोस बना रही हैं, इसका क्या मतलब है? कायनात डोंट डू दिस। आपका नाम नाम लिखा हुआ है, जो भी एनोटेशन कर रहा है इसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, हमारी जो है वो मीटिंग किसी भी वक्त ड्रॉप हो जाएगी, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थर्सडे वाले दिन ये कायनात क्या कर रही है भैया आप? ये पूरा आपने खराब कर दिया है इसको, प्रेजेंटेशन को। गलत बात है।